नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा। वक्त हो गया है खबर 1 मिनट के सफर का, तो आपको दिखाते हैं खबर 1 मिनट में पूरी अपडेट और पूरे विश्लेषण के साथ। कानपुर में लव जिहाद के मामलों में गठित एसआईटी ने आईजी को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें लव जिहाद बेनकाब हो गया है। एसआईटी ने 14 मामलों को अपनी जांच में शामिल किया था, जिसमें 11 मामलों में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। एसआईटी ने लव जिहाद के मामले में पाया कि 4 लड़के आपस में जुड़े हुए थे, जो लगातार एक दूसरे के संपर्क में थे। इन लोगों ने साजिश के तहत दूसरे धर्म की लड़कियों के साथ निकाह किया। इसके अलावा 3 मामलों में आरोपी लड़कों ने अपना हिंदू नाम बताकर लड़कियों को अपने जाल में फंसाया था। हालांकि अभी तक की जांच एसआईटी को विदेशी फंडिंग के सबूत नहीं मिले हैं। 14 प्रकरण कानपुर नगर में ऐसे आए थे, तो इस बात को लेकर के एक एसआईटी गठित हुई थी। इस एसआईटी ने इन सभी 14 प्रकरणों की जांच करी और जांच के बाद 11 प्रकरण ऐसे पाए गए जिसमें कुछ न कुछ अपराध होना पाया गया। पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई करेगी। विकास दुबे की खजांची जय वाजपेयी पर एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। जय वाजपेयी के खिलाफ नजीराबाद पुलिस ने केस दर्ज किया। ये मामला फर्जी पासपोर्ट के दस्तावेजों के आधार पर दर्ज हुआ। आरोप है कि जय वाजपेयी ने जो पासपोर्ट बनवाया है उसमें फर्जी दस्तावेज लगाए गए थे और अब नजीराबाद पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इसमें संबंध में एक नजीराबाद थाने पे एक फिर से इनके खिलाफ एफआईआर लिखी गई है, जिसमें जो पासपोर्ट जो था उसमें जो इन्होंने एफिडेविट्स लगाए थे और अदर डॉक्यूमेंट्स उनका फेक होना पाया गया है। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जा रही है। अब पुलिस की टीम इस बात की जांच कर रही है कि आखिर तत्कालीन थानाध्यक्ष और चौकी इंचार्ज ने किस आधार पर जब वाजपेयी के पासपोर्ट पर अपनी रिपोर्ट लगाई थी। उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जो जय खाकी वर्दी पहनकर गैंगस्टर विकास दुबे और उसके गुर्गों के साथ काम कर रहे थे। यानी कहीं न कहीं तत्कालीन थाना प्रभारी से लेके पुलिस आरक्षी तक की मिलीभगत के चलते फर्जी पासपोर्ट और लाइसेंस दोनों बनाया गया। अब देखना ये होगा कि पूर्व में बने लाइसेंस और पासपोर्ट में संलिप्तता पाए जाने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती। प्रदेश के माफियाओं और बाहुबलियों के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। इसी कड़ी में बाहुबली चाका के पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिलीप मिश्रा के खिलाफ प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने सोमवार को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। नैनी के महुआरी में बने दिलीप मिश्रा के अवैध मार्केट को जमींदोज कर दिया गया। खिलाफ योगी सरकार लगातार एक्शन में है। एक बड़ी कार्रवाई प्रयागराज के नैनी इलाके में बाहुबली दिलीप मिश्रा के खिलाफ की जा रही है। दिलीप मिश्रा चाका ब्लॉक का पूर्व ब्लॉक प्रमुख है और इसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसका आपराधिक इतिहास है और कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी पर 2010 में हुए जानलेवा हमले का भी आरोपी है। इसका एक महुआरी में औद्योगिक थाना क्षेत्र के महुआरी में एक कॉम्प्लेक्स था। महुआरी में करीब 350 वर्ग गज में दिलीप मिश्रा ने अवैध रूप से कमर्शियल मार्केट बना रखा था, जिसमें नीचे दुकानें थी और ऊपर लगभग 30 कमरे का हॉस्टल चल रहा था। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के विशेष कार्य अधिकारी सत शुक्ला के मुताबिक इस बिल्डिंग का नक्शा पास नहीं कराया गया था, जिसके चलते प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने पहले नोटिस जारी किया और अब इसे ध्वस्त कर दिया गया। उन्नाव में अमृत योजना की पाइपलाइन लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। पाइपलाइन बिछाने के दौरान बेतरतीब ढंग से खोदी गई सड़कें लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई हैं, जिसकी वजह से आने जाने वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर पालिका के इलाके में इन दिनों सड़कें खुदी हुई दिख जाएंगी। शहरियों का आरोप है कि जिन इलाकों में काम पूरा हो गया है वहाँ भी गड्ढे नहीं भरे गए, जिसकी वजह से आए दिन हादसे होते रहते हैं। ग्रीवेंसेस आती है इस संबंध में, वो उसको क्वालिटी के साथ निपटाया जा रहा है कि कहीं पे भी किसी जनता को इतने बड़े काम में कहीं की जनता को मेन प्रायोरिटी पे मेरा जो फोकस ये रहता है कि आम जनमानस को जो कार्य हो रहे हैं उससे कि कहीं किसी को दिक्कत ना हो। उन्नाव में शुद्ध पेयजल सरकार ने अमृत कार्यक्रम का शुभारंभ 2016 में कराया था। इसके तहत गंगा नदी से पानी लेकर उसे ट्रीट किया जाएगा और फिर पाइप के जरिए घरों को सप्लाई किया जाएगा। पानी रिस्टोर करने के लिए देवारा कला में प्लांट का निर्माण कराया जा रहा है, जहां से पानी को ट्रीट करके लोगों के घरों में भेजा जाना है। लेकिन पाइपलाइन बिछाने में जिस तरह से गड्ढे खुले छोड़ दिए गए उससे लोग परेशान हैं। इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में अभी 1 साल का वक्त लग सकता है। शाहजहांपुर में यात्रियों से भरी बुलेरो गाड़ी खाई में पलट गई। इस हादसे में बुलेरो सवार 10 यात्री घायल हो गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां हालत नाजुक होने पर 7 घायलों को बरेली रेफर कर दिया गया। यह हादसा तिलहर के नगरिया मोड़ पर हुआ, जहां हरिद्वार से अयोध्या वापस लौट रहे बुलेरो सवार यात्री स्टीयरिंग फेल होने से हादसे का शिकार हो गए, जिसके बाद बुलेरो घसीटती हुई खाई में जा गिरी।
हादसे की खबर फतेहपुर से भी आई, जहां बिंदकी रोड और धाता इलाके में 2 हादसे हुए। इस हादसे में बीएसएफ के एक जवान की मौत हो गई। मृतक बीएसएफ जवान की तैनाती झारखंड के हजारीबाग में थी। ड्यूटी फिर ये गए ट्रैक्टर में बैठ के जा रहे थे, उधर से पिकअप वाले ने टक्कर मार दी जोरदार ब्रेक में, और ये अपनी साइड में थे, तो उसमें से ये दबके और मौत हो गई। गाजीपुर में गंगा नदी पर बना हमीद पुल एक बार फिर क्षतिग्रस्त हो गया। गंगा नदी पर बना ये पुल पिछले 1 साल में कई बार डैमेज हो चुका है। अधिकारी बार बार इसको रिपेयर करते हैं और फिर कुछ महीनों बाद फिर से हालत वैसे ही हो जाते हैं। इस बार जब पुल में दरार की खबर नेशनल हाईवे अथॉरिटी को दी गई तो उन्होंने सबसे पहले पुल के ट्रैफिक को रोक दिया। गंगा नदी पर बने हमीद सेतु में एक बार फिर दरार आ गई है, जिसके बाद पुल में भारी वाहनों का आवागमन रोक दिया गया है। 21 जनवरी 2021 तक पुल पर भारी वाहनों का आवागमन पर प्रतिबंध लागू किया गया है। हालांकि पुल पर सिर्फ ट्रकों जैसी भारी गाड़ियों पर ही रोक लगाई गई है। बाइक और 4 पहिया गाड़ियों के आने जाने पर कोई रोक टोक नहीं है। हैवी व्हीकल्स के लिए ये रोक 31 जनवरी 2021 तक जारी रहेगी। इस दौरान NHAI के अधिकारी पुल की मरम्मत करेंगे। पुल पर भारी गाड़ियों को रोके जाने से बिहार जाने वाले ट्रकों को अब चंदौली के नौबतपुर से गुजरना होगा, जिससे हाईवे पर ट्रैफिक भी बढ़ सकता है। और कोई भी बड़े वाहन जैसे ट्रक या बस इत्यादि जाने की परमिशन नहीं दी जाए। केवल 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया और ट्रैक्टर ट्राली जो कृषि कार्य के लिए इस्तेमाल में आती है, उसे ही जाने की परमिशन दी जाए। कोरोना काल में 8 महीने बाद एक बार फिर यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के दरवाजे स्टूडेंट के लिए खुल गए हैं। आज पहला दिन है जब विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षण कार्य की शुरुआत की गई है। बात करें अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की, तो वेस्ट यूपी के सबसे बड़े शिक्षण संस्थान चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में क्लास शुरू हो गई है। ये मेरठ का एक बड़ा सेंटर है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, जहां आज क्लासेस शुरू हो गई। मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये क्लासेस चल रही है। 50% अटेंडेंस के साथ यहां बच्चों की क्लासेस शुरू कर दी गई है। हर किसी के मुंह पे मास्क मिलेगा और कोरोना गाइडलाइन का पालन भी किया गया है। गोरखपुर विश्वविद्यालय में भी रौनक लौट आई है। पहला दिन होने के कारण छात्र अपने दोस्तों सहपाठियों से मिलने में भी व्यस्त दिखे। क्लासरूम में बैठे छात्र टीचर का इंतजार करते दिखे। छात्रों का कहना है करीब 8 महीने बाद दोस्तों से मुलाकात हुई है। साथ ही घर से बाहर निकलने की अब आजादी मिली है। कोविड का खौफ तो है, पर सावधानियों से उस पर विजय पाई जा सकती है। अच्छा लग रहा है बहुत दिनों बाद बाहर निकल के कॉलेज आके। हाँ, फिर पढ़ाई भी हो रही है। हाँ, बहुत टाइम बाद निकले तो अच्छा लगा, क्योंकि इतने महीने से हम लोग घर थे, मिले भी नहीं थे हम लोग 8 महीने से, तो सही है, खुल गया है। तो यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने दिल्ली सरकार पर पलटवार किया है। दरअसल केजरीवाल सरकार ने यूपी पर कोरोना मरीजों के आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया था। जयप्रताप सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार खुद को देखे। यूपी सरकार ने कोरोना से लड़ाई में अब तक कोई कोताही नहीं की है, जबकि WHO ने एक बार फिर कोरोना से लड़ाई में यूपी सरकार की तारीफ की है। एक तो दिल्ली सरकार को इस तरह के बयान देने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने ही घर में पहले देखें कि जून से जुलाई में हाई कोर्ट में एक PIL हुआ था जिसमें इनसे आंकड़े मांगे गए थे। हाई कोर्ट ने उसकी समीक्षा करने पर स्पष्ट कहा कि इन्होंने टेस्टिंग सही नहीं किया। आप मान के चलते हैं कि एंटीजन टेस्टिंग में 54% का पॉजिटिविटी आता है, बाकी जो इनका नेगेटिव वाले होते हैं वो इन्होंने टेस्ट नहीं कराया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशन में आज भी 14 BSL लैब का शुभारंभ हुआ। उन्होंने कहा कि दिल्ली से यूपी लौटने वाले लोगों की भी जांच की जा रही है। इतना ही नहीं, दिल्ली में नौकरी करने वाले लोगों की पहचान कर उनकी और उनके परिवार का भी टेस्ट कराया जाएगा। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के राहुल गांधी पर दिए बयान पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस के सर्वमान्य नेता हैं और सभी नेताओं को राहुल गांधी का साथ देना चाहिए और ऐसे बयानों से पार्टी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लल्लू ने कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेताओं के इन बयानों पर नाराजगी भी जताई। आज जरूरत है सबको मिलकर आदरणीय राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ने की। आज जरूरत है देश को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की, नौजवान, बेरोजगार, किसान, गरीब मजदूर की आवाज बनने की। कांग्रेस में मचे घमासान पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा कि गुलाम नबी आजाद ने देर से ही सही सच्चाई को स्वीकार किया है और कांग्रेस पर 5 स्टार कल्चर की राजनीति करने का आरोप लगाया है। अब सारा सत्य जब बाहर आ रहा है तो अब जनता को चिंतन और मंथन करना चाहिए कि कैसे वो लोग इतने साल एक पार्टी को जिताते रहे, इसका नाम कांग्रेस है, और उसकी सच्चाई क्या है, उनके अंदर की विचारधारा राजशाही है, युवराज वाली है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार युवराज कहते हैं तो गलत कहाँ कहते हैं? देखिए पूरा पार्टी के, उन्हीं के पार्टी के लोग बोल रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों के नए आशियाने का इनॉग्रेशन किया है। 76 नए फ्लैट्स का इनॉग्रेशन किया है। आइए एक फ्लैट्स में आते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे पहले फ्लैट्स में अंदर जाने के पहले नेम प्लेट लगा हुआ है, यहाँ पर उन सांसदों का नाम लिखा रहेगा और ऊपर अगर हम बात करें तो वहाँ पर फ्लैट नंबर जो है वो लिखा हुआ है। अब हम फ्लैट के अंदर आते हैं और देखते हैं कि आखिरकार क्या क्या सुविधाएं हैं। जैसे ही फ्लैट के अंदर आते हैं यहाँ पे आप देखिए, हालांकि आज पहला दिन है, इनॉग्रेशन हुआ है, तो यहाँ पर मैं फूलों से सजाया हुआ है। यहाँ पर शू रैक्स की व्यवस्था की गई है। जब गेस्ट आएंगे या फिर बाहर से लोग आएंगे तो यहाँ पर अपने शूज़ को रख सकते हैं। यहाँ पर जो सांसद रहेंगे वो भी इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जैसे ही इंटर करते हैं यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पर एक गेस्ट रूम की परिकल्पना की गई है। 16x11 लगभग 16x11 साइज की गेस्ट रूम की परिकल्पना की गई है। यहाँ पर बेड लगाया गया है। इसी तरह के बेड होंगे। 2 साइड टेबल की व्यवस्था की गई है। वार्डरोब की व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर इसी के साथ जो गेस्ट बेडरूम है, इसी के साथ यहाँ पर देखिए सांसद के लिए एक ऑफिस की व्यवस्था की गई है। बुलंदशहर में 3 बदमाशों ने लूट का विरोध करने पर सराफा व्यापारी की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद बाइक सवार अपराधी हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। पुलिस दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। इस वारदात की बात से व्यापारियों में दहशत है। बताया जा रहा है कि 3 लुटेरे ग्राहक बनकर दुकान पर पहुंचे और वहां रखे जेवरात लूटने की कोशिश की। सराफा व्यापारी रोहताश वर्मा ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल निकालकर लूट का विरोध किया। लुटेरों ने उसे गोली मार दी। गोलियों की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे लोगों ने लहूलुहान सराफा व्यापारी को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसने दम तोड़ दिया। परिजनों द्वारा 3 अज्ञात बदमाशों द्वारा उनकी हत्या करना बताया गया है। तहरीर तत्काल प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है एवं आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। सीतापुर के सिधौली इलाके के बाजार मोहल्ला में एक घर में डॉगी घुस जाने को लेकर 2 गुटों में विवाद हो गया, जिसके बाद एक शख्स की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई, जबकि 2 लोग जख्मी हो गए। हत्या की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और 2 लोगों को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। अयोध्या में कार्तिक पूर्णिमा के पहले चरण में 14 कोसी परिक्रमा का शुभारंभ हुआ। भजन कीर्तन करते हुए श्रद्धालु और साधु संत परिक्रमा में शामिल हुए। जगह जगह पर स्वयंसेवी संगठनों ने शिविर भी लगाए हैं और प्रशासन पूरे मेला क्षेत्र पर नजर रखे है। कोविड-19 के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया जा रहा है। कोरोना के चलते हर साल की तरह इस बार कम श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं। पिछले साल करीब 20 लाख लोगों ने परिक्रमा में भाग लिया था, लेकिन इस बार ज्यादातर श्रद्धालु स्थानीय ही हैं। श्रद्धालुओं को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी अपील की गई है और उनकी जगह जगह पर थर्मल स्कैनिंग भी की जा रही है। वहीं संतों की तरफ से भी आसपास के जिलों के अधिकारियों से शांति समिति की बैठक कर लोगों को जागरूक करने की अपील की गई। वहीं अयोध्या की सीमा पर ट्रैफिक भी डाइवर्जन किया गया है और श्रद्धालुओं के लिए हेल्प डेस्क भी बनाई गई है। लोगों ने सभी जो आसपास के जनपद हैं उनके अधिकारियों के साथ बैठक करके उनसे भी अपील की है कि वो अपने ज़िलों में शांति समिति की बैठकें करें और ट्रैफिक डाइवर्जन लगाएं, ताकि लोग जो हैं वो भीड़ भाड़ में कम आएँ। मुरादाबाद में मदरसा अध्यापकों ने कलेक्ट्रेट के बाहर हंगामा कर दिया। इस दौरान लोगों ने अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी भी की, साथ ही राज्यपाल के नाम का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। धरना प्रदर्शन करने वाले मदरसा टीचर्स का आरोप है कि लगभग 54 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला है। इनका आरोप है कि सरकार मदरसा टीचर्स की सैलरी जारी नहीं कर रही। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि केंद्र सरकार ने मदरसों के रखरखाव और सैलरी के लिए रुपए जारी किए थे, लेकिन राज्य सरकार ने उस रुपए का इस्तेमाल नहीं किया और वापस केंद्र को भेज दिया। सर, हम मदरसा टीचर्स हैं, हम 11 मदरसे के टीचर्स यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं इस टाइम, और जो हमारी सैलरी आई थी वो 31 मार्च को वापस हो चुकी है। प्रॉब्लम तो यही है, यहाँ से हमारी सैलरी रिलीज नहीं हो पा रही है। अगर कुछ करें सर तो बहुत कुछ हो सकता है। मदरसा टीचर्स की माने तो इतने सालों से सैलरी नहीं मिलने से उनके और उनके परिवार की हालत खराब हो गई है। उनका कहना है कि अगर अब वेतन नहीं मिला तो वो भुखमरी की कगार पर आ जाएंगे। जिलाधिकारी ने इनकी मांगों वाला ज्ञापन लेते हुए आश्वासन दिया है कि वो इनकी बात शासन तक पहुंचाएंगे। मथुरा में कंस मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। कंस मेले की खास बात यह है कि इसमें लाठियों का इस्तेमाल किया जाता है। लोग लठ से कंस को झूरने के लिए उसे तैयार कर रहे हैं। मेले में शामिल होने वाले लोग अपनी अपनी लाठियों को साफ कर रहे, उसे तेल पिला रहे हैं। कि लाठी में गुण बहुत हैं, सदा राखिए संग, और नद नारी गहरो परे तहाँ बचावत अंग, तहाँ बचावत अंग झपट कुत्ता पे मारे, और दुश्मन दावे गिर उनको मस्तक यारे, और कहे गिरधर कबराए सुनो सब राह की बाटी, और सब हथियार क्षण हाथ में लीजिए
लाठी। लठ पूजा करने वालों ने बताया कि ये परंपरा द्वापर युग से चली आ रही है। लोग हर बार इसी तरह से कंस मेले की तैयारियां करते हैं और अपनी अपनी लाठियों को तैयार करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार लिया था और अत्याचारी कंस का वध कर पृथ्वी को उसके आतंक से मुक्त कराया गया था, तो उसमें यहाँ के लोगों ने भी सहयोग किया था। उस वक्त भी लोगों ने अपनी अपनी लाठियां तैयार कर ली थी। कंस मेले में लोग चमचमाती हुई लाठियां लेकर कंस के पुतले को पीटते हैं और उस दिन को याद करते हैं जब द्वापर में श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था। यूपी में कोरोना की महामारी फिलहाल काबू में है। हालांकि दिल्ली से सटे यूपी के 5 जिलों में कोरोना की तीसरी लहर देखने को मिल रही है। दिल्ली से आने जाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। प्रशासन की ओर से बॉर्डर पर टेस्ट किए जा रहे हैं क्योंकि दिल्ली में कोरोना के केस में ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है और इसी की वजह से यूपी के 5 जिलों में मामले बढ़ने लगे हैं। प्रदेश में 5 जनपदों को छोड़कर बाकी सब जगह पे कोरोना का संक्रमण कम हुआ है, जिसकी वजह से हॉटस्पॉट भी कम हो गए हैं, कंटेनमेंट क्षेत्र भी सीमित है अभी। साथ ही प्रशासन ने शादी में जुटने वाली भीड़ के लिए नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें शादी के लिए 200 की जगह 100 लोगों को ही इजाजत मिली है। साथ ही जांच की संख्या को बढ़ाने के लिए सीएम योगी ने प्रदेश के 7 मेडिकल कॉलेजेस में BSL लैब का उद्घाटन किया। कोविड-19 का खतरा अभी समाप्त नहीं हुआ है और हमेशा हमें इस बारे में देखना होगा कि वैक्सीन बनाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे सभी वैज्ञानिक इस दिशा में बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।